हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे पूर्व क्लास में कि काल हम पढ़ रहे थे और काल के बारे में आपने जो उसके भेद और उसके परिभाषाओं के बारे में आपने जाना। और आज हम पढ़ रहे हैं कि भूतकाल जो पढ़ रहे थे उसको हम 6 भागों में बांटे थे और 6 भागों में बांट करके उसके बाद में जो हमने बचा कि भूतकालिक क्रियाओं के कुछ जो अपवाद हैं, विशेष बिंदु जो अपवाद वो होते हैं जो कि दूसरे काल से रिलेटेड होते हैं, उससे संबंधित होते हैं, उसमें ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि ये भूतकालिक क्रिया है कि वर्तमान काल की क्रिया है या भविष्य काल की क्रिया है। भविष्य में आने वाली घटना का और वर्तमान और भूत की क्रियाओं का इसमें क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों आइए हम चलते हैं इस क्लास में कि भूतकालिक क्रियाओं के कुछ अपवाद जो मुख्य रूप से 3 अपवाद हैं। जो 3 अपवाद इंपॉर्टेंट है, इन नियमों को आप ध्यान में रखोगे तो आपके किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे और उसका आंसर भली भांति आप दे पाओगे। जैसा कि आपने भूतकाल का मतलब पूर्व में घटित घटना का जिस क्रिया के बारे में पहचान होती है या जो समय घटित हो चुका होता है उसको हम भूतकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। अब इसके जो आप घटक पढ़े थे 6, जो कि आपने बहुत ही और तन मन से उसको लगन से आपने पढ़ा। अब हम पढ़ा रहे हैं कि भूतकालिक क्रियाओं के कुछ अपवाद। प्यारे विद्यार्थियों, अपवाद वो होते हैं जो कि दूसरे से संबंधित होते हैं, उनसे मिले जुले होते हैं। तो आइए पहला जो अपवाद हम पढ़ने जा रहे हैं, बिंदु नंबर 1 कि कभी कभी कुछ क्रियाएं सामान्य भूतकाल की प्रतीत होती हैं परंतु वे वास्तव में सामान्य वर्तमान की क्रियाएं होती हैं। हमने क्या पढ़ा बेटे, ये सामान्य भूत, पहला जो आपको हमने पढ़ाया था भूतकालिक क्रियाओं के 6 भेद में से पहला जो भेद था सामान्य भूत। और सामान्य भूत की क्रियाएं जो प्रतीत होती है परंतु वो वास्तव में कौन सा काल होता है, वर्तमान काल होता है। भूत होते हुए भी वर्तमान का हमें भान होता है, उसका हमें पता चलता है। उसके वाक्य को हमें विशेष रूप से पढ़ करके, एक वाक्य को एक बार पढ़ने से उसके क्रिया का पता नहीं चलता और उसके काल का हमें ज्ञान नहीं हो पाता। हमें तो उसको 2 से 4 बार पढ़ना विशेष चाहिए, तभी वो है हमें पहचान हमारे मस्तिष्क में आएगी कि ये कौन से काल की क्रिया घटित हो रही है। चलो आइए हम पहचान करते हैं उसके अनेक उदाहरणों के माध्यम से कि ये क्रियाएं कौन से काल में घटित हो रही है, कौन सा काल इसमें समायोजित है। तो पहला है साहित्य का रस जिसने पा लिया, साहित्य का रस जिसने पा लिया उसके लिए भूतल ही स्वर्ग बन गया, उसके लिए भूतल ही स्वर्ग बन गया। अब भूतल यानी जमीन, पृथ्वी के ऊपर जो जीव जंतु जो प्राणी रहते हैं, जिसने किसका रस, साहित्य का, जिसने अर्ध सहित व्याख्या जिसने ग्रहण कर ली है, समझ ली है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति साहित्य को जान लेता है। अब आपसे छोटी सी बात, कोई अनजान जो व्यक्ति होते हैं या अनजान व्यक्ति होता है वो भी पूछ लेता है कि साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य का मतलब होता है अर्थ सहित व्याख्या, जिसके माध्यम से या जिसमें की जाती है उसे साहित्य कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने अर्थ जाना कि साहित्य का रस जिसने पा लिया उसके लिए भूतल ही स्वर्ग बन गया या स्वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए पा लिया और बन गया। यहाँ बच्चों अंडरलाइन मैंने दोनों की किया है कि पा लिया और बन गया, दोनों ही। यहाँ पर साहित्य, ये साहित्य कोई वर्तमान में घटित घटना नहीं है, उस काल में जो पास्ट हो गया, जो भूतकाल हो गया, उसका जो आनंद, जो रस, जो वर्तमान में व्यक्ति जी रहा है, जो व्यक्ति जी करके उसका अध्ययन कर रहा है, उसका क्या कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, वह व्यक्ति स्वर्ग के समान इस पृथ्वी पर आनंद प्राप्त कर रहा है। इसलिए ये जो हमने कोमा लगाई है
अल्प विराम की। विद्यार्थियों इसको देखें, इससे भी हमें पहचान होती है कि ये भूतकालिक यानी सामान्य भूतकाल की क्रिया प्रतीत होती है, लेकिन वो वास्तव में कौन सी होती है? वर्तमान काल क्रिया होती है। तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं और उसमें कहीं कोई ठहराव आता है, कोई कोमा आती है, तो उसको ये पहचानना जरूरी है कि ये हम भूतकालिक क्रिया का हमें भान हो रहा है, लेकिन है कौन सी क्रिया बन रही है? वर्तमान क्रिया बन रही है, वर्तमान काल की क्रिया बन रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार रूल नंबर 1 हमें कहता है, उसी के अनुसार हमने ये उदाहरण ऐसे लिखने का प्रयास और समझाने का प्रयास किया है। आइए चलते हैं इससे रिलेटेड दूसरा उदाहरण। जो डर गया वह मर गया। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जो डर गया समझो वह मर गया। तो यहां पर भी हम कोमा लगा रखी है, देखिए अल्पविराम है कि नहीं? तो यहां पर क्या अंडरलाइन करके दिखाएं, जो डर गया वह समझो मर गया। यहां पर डर गया, डर हमारे सामने किसी समय विशेष की क्रिया का भान हो रहा है। यहां पर पूर्व में डर था, लेकिन कोमा लगा दिए हुए मर गया। डर को देख करके वो समय के बाद क्रिया घटित हो गई और वो वर्तमानकालिक क्रिया हो गई, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये हमें इस तरह से रूल नंबर 1 के अनुसार हमें पहचान करनी है। विद्यार्थियों समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे आप इसको पढ़ते जाएं और स्क्रीनशॉट लेकर के और उसको यूं समझते जाएं कि रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है, उसके उदाहरण हमें क्या कहते हैं। उदाहरण में सामान्य भूत की क्रिया से किस प्रकार से वर्तमान क्रिया बनती है, ये भी हमें अल्प विराम से पता चलता है और वाक्य को बार बार पढ़ने से पता चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो रूल नंबर 1 आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम दूसरे बिंदु की ओर। दूसरा बिंदु हमारा, कभी कभी सामान्य भूत की क्रिया का प्रयोग सामान्य वर्तमान के अर्थ में न होकर क्रिया के होने के समय के वर्तमान काल के रूप में होता है। अब दोनों, पहला आपने नियम पढ़ा, दूसरा उससे थोड़ा सा विपरीत हो गया। क्या हो गया? वापस विपरीत हो गया। प्रयोग सामान्य वर्तमान के अर्थ में न होकर के, पहला जो सामान्य जो वर्तमान है उसमें न होकर के भूत की क्रिया का, सामान्य भूत की क्रिया का प्रयोग न होने के कारण समय के वर्तमान काल के रूप में होता, उसमें टाइम पीरियड दिया होता है, समय की गणना उसमें की जाती है। तो चलो, वह तो चल दिया। अब देखिए, वह तो चल दिया, अब इसमें थोड़ा टाइम है, चलना एक समय की क्रिया का भान हो रहा है, समय को बता रहा है। तो वह तो चल दिया यानी किसी अवधि में तो वो चल रहा है। यही बात ये रूल नंबर 2 करेगी, समय के वर्तमान काल के रूप में होता है, समय इसमें दिया होता है। चलना एक क्रिया है और किसी समय विशेष के अंदर वह चला है, चल दिया। अब चलने दिया का मतलब वो व्यक्ति वहां खड़ा था और वहां से वो आगे बढ़ गया, 9 2 11 हो गया, या भाग गया, या आगे प्रस्थान कर गया। या चल दिया का मतलब वो ऊपर देव लोग भी जा सकता है। तो इसका हम क्यों ज्यादा जिक्र करें, ऐसे अन्य अर्थ में भी लिया जा सकता। बस अभी आया, बस अभी आया, उसे कहते हैं आप तनिक समय रुकिए, मैं यूं गया यूं आया। ऐसा अगर कहीं मिलता है तो यहां देखिए, बस थोड़ा रुकिए, कोमा आ गई, अभी आया, मैं तुरंत जाऊंगा, यूं गया यूं आया। तो विद्यार्थियों, बस इसमें समय का जिक्र किया गया है, तो वर्तमान कालिक क्रिया का इसमें बोध होता है। तो सामान्य भूत का जो हम रूल पढ़े हैं उसमें इस तरह का भूतकालिक क्रियाओं में अपवाद नंबर 2 भी मिलता है। तो आपको ऐसे रूल्स को दिमाग में याद रखना है। क्लियर? अब चलो चलते हैं दूसरा, तीसरा। क्यों किसक लिए? प्रश्न क्यों किसक लिए
लेकिन यहाँ पूर्ण विराम आया है। क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह भी आना चाहिए, लेकिन क्यों किसके लिए? समय का है। एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है? इसमें संदेह हो रहा है। क्या हो रहा है? क्यों? कोई कारण विशेष हो गया, तो ये समय के लिए इसमें वर्तमान कालिक क्रिया का हम जिक्र करेंगे। अगला लो, याद है कि लो और कोमा आ गई, बुझ गया घर का चिराग। लो इस समय, अब टाइम पीरियड इसमें गौण है और समय का इसमें भान नहीं हो रहा है, लेकिन वाक्य हमें यह कहता है कि लो बस बुझ गया घर का चिराग। अर्थात एकमात्र वंश था, वंश को आगे बढ़ाने वाला था, वही इस संसार से विदा हो गया। यहां इसका अर्थ यूं ले सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें वर्तमान कालिक क्रिया की भूतकालिक क्रिया में जो एक दूसरे में अपवाद स्वरूप जो क्रिया मिलती है, उसको हम इन उदाहरणों के माध्यम से हमें समझना चाहिए। आपने अच्छे से समझा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के आप भी अनेक उदाहरण बना सकते हैं। अगर आप उदाहरण बना के दीजिए, आपके फिर भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से पूछिए कमेंट में लिख करके, सर हमने ये उदाहरण बनाए, क्या ये इस रूल से रिलेटेड है? तो मैं आपको पॉइंट बिंदु रूल के अनुसार बताऊंगा कि आपने सटीक निर्णय लिया है, सटीक आपने उदाहरण एग्जामिन किया है, आपने थॉट किया है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें, तो बहुत ही आपका क्या होगा, आगे उत्तरोत्तर वृद्धि होगी कि आप जितना इसमें स्वाध्याय स्वनिर्णय से उदाहरण आप एग्जामिन करते हो और थॉट करते हो, तो मैं मानता हूं कि अच्छी उसमें प्रोग्रेस हो सकती है। तो आइए चलते हैं तीसरे नियम की ओर। कभी कभी आसन्न भूत की क्रिया, आसन्न भूत कौन सा? भूतकाल की का बिंदु नंबर 2, भूतकाल का नियम, अब नियम जो है 2 या उसके भेद नंबर 2। आसन्न भूत की क्रिया से ऐसा लगता है कि क्रिया वर्तमान काल में भी जारी है और आगे भी रहेगी। क्या बताया अगले ने? आसन्न भूत की क्रिया है और वो वर्तमान काल में जारी है और वह आगे भी जारी रहेगी। ऐसा रूल नंबर 3 हमें इंडिकेट कर रहा है। क्या कहा उन्होंने? आसन्न भूत की क्रियाएं ऐसा लगता है कि वह वर्तमान काल में जारी है और आगे भी जारी रहेंगी। तो वो हो रूल नंबर 3 है। आइए चलते हैं उदाहरण के माध्यम से इनको पढ़ते हैं और समझते हैं कि अशोक ने लोकहित के अनेक काम किए। अशोक यहाँ संज्ञावाची है, यहाँ व्यक्तिवाची संज्ञा हो गई, यहाँ किसी का नाम आ गया, संज्ञा आ गई। अब लोकहित जनहित कह सकते हैं, जनता के हित के जो कार्य किए जाते हैं वो अनेक काम किए हैं, उन्होंने पहले भी किए हैं और आज भी उनका जो लोकहित का कार्य करने का, जो पुण्य कमाने का जो क्रिया का जो घटना है वह घटती जा रही है, अर्थात वह कार्य करता ही जा रहा है। तो अगले ने रूल नंबर 3 के अनुसार ये प्रतीत तो होती है आसन्न भूत की, लेकिन वर्तमान काल की क्रियाएं होती है और वर्तमान काल में भी वो जारी रहती हैं। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसका इतिहास बनता है और वो अच्छा कार्य करता ही रहता, अनवरत रूप से वो जारी रहता, उसमें कहीं पूर्ण विराम नहीं आता, वो चलता ही रहता। उनके कार्य जो होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं, अनंत छोर तक चलते रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे भूतकालिक जो आसन्न भूत की क्रियाएं प्रतीत होती हैं, लेकिन वो सामान्य भूत की क्रियाएं होती हैं और वो आगे भी जारी रहती हैं। अब दूसरा उदाहरण, मैंने ऐसे अनेक धोखेबाज देखे हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या बताया? मैंने, आप जब पढ़ोगे तो अपने आप पे ले सकते हैं, और अगर मैं पढ़ रहा हूं इस वाक्य को तो मैं अपने आप मेरे ऊपर ले लूंगा। तो मैंने ऐसे अनेक धोखेबाज देखे हैं,
मैंने धोखेबाजों, मेरे सामने जो धोखेबाज व्यक्ति खड़ा है, दगाबाज जो होता है, धूर्त प्रवृत्ति का, वैसा का वैसा मैंने पूर्व में भी बहुत से देखे हैं। तो वो क्या आपसे मैं डरूंगा क्या? ऐसे धोखेबाजों से मैं चंगुल में नहीं आने वाला हूं। तो ऐसे उदाहरणों को हम देखें तो ये सामान्य भूत की क्रियाएं भी क्या है, आगे अनवरत रूप से जारी रहती है। धोखेबाज तो जीवन में मिलते रहते हैं, इस वाक्य से हमें ऐसा भान होता है। उदाहरण नंबर आगे, संतों और विचारकों ने समाज का सदा मार्गदर्शन किया। क्या पढ़ा विद्यार्थियों? संतों और विचारकों ने समाज का सदा मार्गदर्शन किया। जो हमारे समाज के उत्थान करने में जो सहयोग देने वाले हैं, जो पतन के गर्त में चला गया था वह समाज अतीत में, उसको सिर्फ और सिर्फ उबारने का काम किया है तो हमारे संतों ने किया है। हमारे अच्छे पढ़े लिखे और विचारकों ने किया है। कहा है कि संत समागम हरि भजे, जे कोई भजने जाए। तो हमें संतों के सानिध्य में रहना चाहिए, जहाँ पर हमें अच्छी अच्छी और जीवन को जीने की बातें वहाँ से मिलती रहें। तो इन्होंने ये जो विचार दिए, समाज को उबारने का मार्गदर्शन दिया। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी बात किया करते हैं, लेकिन मानो तो मानो, वरना इस कान से सुनो उस कान से निकाल दीजिए। ये उनके ऊपर लागू होता है जो विचार करते हैं, समझते हैं अच्छी बातों को। मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को रुपए दे देने चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसको अकल नहीं देनी चाहिए। तो ये बात यहाँ इसमें हम रूल नंबर 3 से समझ सकते हैं। आगे का उदाहरण, गीता ने हमें निष्काम कर्म का संदेश दिया है। गीता, गीता क्या है? यहाँ हमारा धर्म ग्रंथ है। किसी भी धर्म का कोई भी एक ग्रंथ होता है, या हमने गीता लिया है, हम यहाँ कुरान भी ले सकते हैं, बाइबिल भी ले सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी धर्म संबंधी नहीं है, किसी भी धर्म का एक ग्रंथ होता है, उसका यहाँ पर नाम लिया जाता है। तो गीता ने हमें निष्काम कर्म का संदेश दिया। अब संदेश तो उन्होंने दे दिया, कर्म सबसे, किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया कि कर्म मत करो। उन्होंने कहा है कि कर्म से ही व्यक्ति के जीवन की क्या है, जीवन सफल होता है। कर्म की मंजिलें, कर्म क्या जीवन में मंजिलें मिलती हैं। और ये कर्म का संदेश इसमें किसमें दिया है? गीता पूर्व में लिखी गई थी, भूतकालिक क्रिया है, और ये हम इसमें निष्काम कर्म का संदेश, कर्म जीव जो करता रहता है उसका उसको फल मिलता रहता है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। गीता में अनेक ऐसे उदाहरण दिया है कि हमें कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, फल की इच्छा कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये थे विद्यार्थियों आज हमारे जो भूतकाल क्रिया के जो अपवाद थे, और जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये सामान्य भूत है या वर्तमान कालिक क्रिया है, भविष्य की घटित घटना है, हम उसमें थोड़ा सा क्या हो रहे थे, कंफ्यूजन हो रहे थे। और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इन अपवाद के, जो भूतकालिक क्रियाओं के जो अपवाद थे, रूल नंबर 3, 1, 2, 3 और तीनों के उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आपने बड़े लगन उमंग के साथ आपने समझा। उम्मीद है कि ये सारे के सारे नियम आपके मस्तिष्क में डल गए होंगे, और इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोटबुक में आपको अच्छे से करना है। तो आप एक बार पुनः इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाए, और नोटबुक में कार्य करते समय इनको अच्छे से लिख सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।